चलो आज चैप्टर नंबर 2 और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरे क्लास में। जो मेन पॉइंट है और जो मेन इक्वेशन है वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। चलो चैप्टर का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकते हो तुम। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा? तो एक मोल फ्रैक्शन जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम, दूसरा मोलालिटी एंड तीसरा परसेंटेज वेट बाय वेट। ये तीनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से हैं? मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इन शॉर्ट जिसमें डिवीज़न में सॉल्यूशन किस में आ रहा है? वॉल्यूम में आ रहा है, तो वो किस में होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। किसी के अंदर भी यहाँ पर हमें सॉल्यूशन जो है ना वॉल्यूम में नहीं लेना, इसलिए सभी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू कई बार पूछा हुआ है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। चलो यहाँ से चार इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना है। एक तो मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, परसेंटेज एंड एक मोलारिटी। चलो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए। जहाँ पर मोल का फॉर्मूला क्या होगा? इस बार मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर मास, तो वही लिखना है। सेकंड मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट एंड बाय सॉल्वेंट किस में लेना है तुम्हें? केजी में। ये इक्वेशन में कई बार डेंसिटी यूज़ करनी होती है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, तो ध्यान रखेंगे हम। एक और फॉर्मूला परसेंटेज W बाय W, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे? वेट ग्राम में लेंगे। एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ओके, ध्यान रखना ये, और वो भी किस में लेना है हमें? ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कुछ इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं मोलारिटी का। बोलो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? लीटर में लेना है। मोलारिटी और नॉर्मालिटी का रिलेशन क्या है? बोलो मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी का फॉर्मूला रिलेशन वाला क्या है? n इज इक्वल टू n, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलारिटी। इसके भी कई बार क्वेश्चन होते हैं, ओके, ध्यान रखना, एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं। n फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, फिर सॉल्ट्स के लिए अलग होता है, ओके। तो n फैक्टर निकालने की अलग अलग मेथड होती है, लेकिन हमें जो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पर वो तो यही होता है कि मान लो एज एग्जांपल 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, तो उसकी नॉर्मालिटी कितनी? तो क्या होगा? नॉर्मालिटी इज इक्वल टू H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? तो H2SO4 कितने H प्लस रिलीज करता है? 2। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा इसका? 2। मोलारिटी कितनी है? 2। तो कितनी हुई नॉर्मालिटी? क्लियर? तो ऐसे एमसीक्यू कई बार आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से और कैलकुलेशन बेस जितने भी हमने एग्जाम्पल पहले किए वो सारे आ गए, और उसमें भी ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे जो क्वेश्चन है ना इसके बेसिस पर है सारे। चलो सेकंड नंबर
कौन सा टॉपिक है? सॉल्युबिलिटी। चलो सॉल्युबिलिटी हमें दो मेथड में पढ़नी है सॉल्युबिलिटी में। कैसे? क्या डिज़ोल्व करेंगे हम? एक तो सॉलिड डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड में और एक गैस डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी हमें दो अलग अलग टर्म्स में पढ़नी है। एक तो क्या? फर्स्ट सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा गैस डिज़ोल्व इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, मान लो अगर हम कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट अगर कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे यहाँ पर? तो एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है ना, वो पाउडर फॉर्म में है कि नहीं है। दूसरे नंबर पर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा एंड थर्ड प्रेशर पर डिपेंड करेगा। प्रेशर पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा ये, ओके, लेकिन डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर भी। गैस इन लिक्विड, इसके लिए हम बढ़िया सा टॉपिक पढ़ें। बोलो इसे ही क्या बोलते हैं हम? हेनरीज लॉ बोलेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या होगा? हेनरीज लॉ 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट है जो हमने पहले कंप्लीट कर ली। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है? बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लिखना है तो हेनरीज लॉ के लिए P प्रोपोर्शनल X, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ गैस है ना, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व है उसके बराबर, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो हेनरीज लॉ क्या बता रहा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन विच डिज़ोल्व इन इट। उसमें मोल फ्रैक्शन कितने? तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे तुम। अब हेनरीज कांस्टेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी पर क्या डिपेंड कर रहा है। तो मान लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किससे? KH से। मतलब ये हुआ अगर KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है। उसी तरह कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? टेम्परेचर से भी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो मान लो कोई अलग अलग एक गैस है और अलग अलग टेम्परेचर पर उसकी KH वैल्यू गिवन है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसकी KH वैल्यू कम होगी। तो ऐसे भी MCQ पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये याद रखना MCQ के लिए। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQ है स्कूबा डाइवर के लिए। तो स्कूबा डाइवर जो होते हैं सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उसमें सिलेंडर में क्या फील होता है एप्लीकेशन के अंदर? हाँ, हीलियम कितना परसेंटेज होता है? 11.7%। ऑक्सीजन कितना होगा? 32.1%। एंड N2 कितना होता है? 56.2। तो डायरेक्ट MCQ पूछ सकते हैं तुम्हें ये। स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर लेकर जाते हैं वो, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो हेनरीज लॉ के लिए उसका लॉ लिखेंगे हम, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ग्राफ अपलोड करेंगे उसका, और फिर इसके बारे में रिलेशन के बारे में लिखेंगे और उसके एप्लीकेशन लिखेंगे। 4 मार्क्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी, और साथ में जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं वो इक्वेशन के बेस पर हेनरीज लॉ में। और ग्राफ कैसा मिलेगा यहाँ पर हमें? वेपर प्रेशर और एक्स का स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ने वाला है। तो ये था सेकंड टॉपिक चैप्टर का। चलो थर्ड टॉपिक कौन सा है चैप्टर का? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब मान लो एज एग्जांपल हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं और किस में डिजोल्व कर रहे हैं? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में।
तो ये क्वेश्चन किसके लिए है? सॉल्यूट भी क्या है? वॉलेटाइल है। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट हम? इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो क्या होगा बोलो? वेपर प्रेशर। सिंपल सी चीज़ है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर एज एग्जांपल मान लो ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है किसका है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट का है। ये दूसरा लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर, दोनों वॉलेटाइल है। जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर टोटल बन रहा है वो किसके बराबर होगा? है ना, किसके बराबर होगा? तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे? वेपर प्रेशर ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज? P प्रोपोर्शनल क्या होता है? X। इसे 1 लिख लेता हूँ मैं। ये किसके बराबर होता है? P2 प्रोपोर्शनल X2 होता है। क्लियर है ये? तो यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर कितना बनेगा? PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने? वेपर प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो PT इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 X2। ये फॉर्मूला से तुम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, सेकंड एक और फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो वेपर प्रेशर, मान लो जो गैस है अंदर लिक्विड डिजॉल्व है और जो वेपर प्रेशर के फॉर्म में ऊपर, वेपर फॉर्म है ना ऊपर, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी, जो वेपर फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो निकालना है। जो ये वेपर बन रही है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? P इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। जहाँ पर Y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मान लो यहाँ पर जो कंपोनेंट है ना उसका मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा Y2 अगर ले ले तो इसकी कंपेयर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 1 मार्क्स के लिए MCQ में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इवन जो क्वेश्चन दिए हुए ना एग्जाम इलस्ट्रेशन जितने भी है वो सब में ये सारे फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं। तो थर्ड नंबर का टॉपिक कौन सा था? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वॉलेटाइल लिक्विड, अगर वॉलेटाइल लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर तो इंक्रीज ही होना है, क्योंकि इसकी वेपर जो है, जो इसका वेपर प्रेशर है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। डायरेक्टली याद रखेंगे। और ये लॉ किसने डिराइव किया है? राउल्स ने। तो इसलिए कौन सा लॉ बोलेंगे इसे हम? इट्स ऑल्सो नॉन एज राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ किसके लिए? फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो ये थर्ड नंबर का टॉपिक था इम्पोर्टेंट अपने लिए। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना? ये लिखना है, फॉर्मूला लिख लेना खास। तो फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल में यही काम लगना है। और ये डायरेक्ट MCQ है। तुम्हारे लिए वीडियो है, आवाज़ ना आए तो ये तो स्टॉप कर दो। नंबर का टॉपिक कौन सा है चैप्टर में? आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन मतलब कौन सा? तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ के रूल्स को फॉलो करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और उसका फॉर्मूला या ग्राफ याद होगा शायद तुम्हें राउल्स लॉ में। अगर मान लो ये कंपोनेंट 1 है और ये कंपोनेंट 2 है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? इसका टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पर हमें क्लियर है, ये मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में 0 है, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 होंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? 0 कंपोनेंट 2 के लिए, X2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? X2 1 होगा। ये कौन है? वेपर प्रेशर। ये भी वेपर प्रेशर। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ेगा। दूसरा कंपोनेंट है ये X2, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकता है, दोनों लिक्विड अलग अलग है।
और लास्ट में हमें टोटल कितना मिलेगा यहाँ से, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिक्स करो तो Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये है राउल्स लॉ। अगर कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को 100% फॉलो करता हो कोई भी कंडीशन में, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लो जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो उस वक्त डेल्टा एच उसकी मिक्स करने पर चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सेकंड नंबर डेल्टा वी मिक्स करने पर वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 0। मतलब मैं 10 ml ले रहा हूँ, ये 10 ml वो ले रहा हूँ, तो फाइनल हमें 20 ml ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 21 हो जाए या 19 हो जाए या चेंज आ जाए वॉल्यूम में। तो ये दो कंडीशन जो फॉलो कर रहा है वही कौन है, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक कौन, एग्जाम्पल कौन से मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर है, कौन से मिक्सचर है जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं। एक तो एग्जाम्पल बढ़िया सा है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ नीट के लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, बेंजीन एंड टोल्यूएन। अब ये दोनों जो मिक्सचर है वो 100% आइडियल भी नहीं है, लेकिन अब मैक्सिमम इनका बिहेवियर आइडियल सॉल्यूशन जैसा है। कोई गैस आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, सारे गैस कौन से रियल है, लेकिन इनका बिहेवियर आइडियल गैस जैसा मैक्सिमम है। दूसरा टॉपिक कौन सा है उसके बाद अपने पास, 5th नंबर का टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कौन से सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे हम, जो राउल्स लॉ को ऑबे ना करता हो। राउल्स लॉ को फॉलो ना करता हो तो हमारे पास यहाँ से दो कंडीशन बनती है। एक तो राउल्स लॉ की वैल्यू से थोड़ी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। और अगर मान लो राउल्स लॉ की वैल्यू से कंपेयर में हमें क्या मिल रहा है, उसकी वैल्यू कम मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये भी 4 मार्क्स से शॉर्ट नोट है। चलो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, वैल्यू तो यही होनी चाहिए राउल्स लॉ के हिसाब से, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब कौन सी, एज एग्जाम्पल मान लो ये ग्राफ है, राउल्स लॉ के हिसाब से तो ग्राफ ये फॉलो होना चाहिए था ना, कोई भी सॉल्यूशन ले लो इसके हिसाब से। लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे मिक्स करने के बाद, तो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा, तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये कितना चेंजेस आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। कोई नॉन आइडियल, बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब राउल्ड से बहुत दूर जा रहा है, मतलब ये वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते, जैसे कि एग्जांपल कौन से है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, एक इथेनॉल एंड एसीटोन। अब समझना कैसे हुआ ये, एग्जाम्पल के अंदर ही आंसर है। अब इथेन के दो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखना, इथेन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे ही हम इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करेंगे, इथेनॉल एंड एसीटोन को मिक्स कर रहा हूँ, मान लो ये इथेनॉल है और ये एसीटोन है, तो दोनों के बीच में बनने वाला H बॉन्ड कैसा होता है, यहाँ पर वीक होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होगा, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या है, H बॉन्ड, वीक H बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर क्या होगा, लेस है ना, ये दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल ऑब्जर्व वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, दो सॉल्यूट या सॉल्वेंट या दो लिक्विड को जब मिक्स कर रहे हैं इसे, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था कि 10 and 10 को मिक्स कर रहा हूँ मैं, तो 20 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी, उसी को बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। और रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है। लेकिन जैसे इथेनॉल और एसीटोन मिक्स कर रहे हैं, तो एक इथेनॉल है और ये एसीटोन है, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, H बॉन्ड बन रहा है, लेकिन बहुत वीक है। इसका मतलब क्या हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
तो ये किसे शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। चलो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? तो नेगेटिव डेविएशन के लिए ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी अपनी? लेस होगी। किससे? थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब कौन सी? राउल्स लॉ की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू तो ये होनी चाहिए थे राउल्स लॉ के हिसाब से, है ना। लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें? थोड़ी कम मिल रही है। तो फाइनल वैल्यू भी क्या आई? कम आ रही है, मतलब ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। इसी को क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। तो नेगेटिव डेविएशन में फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? कम होगा। ऑब्जर्व वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। तो यहाँ पर चलो एग्जाम्पल कौन सा है इसका? फिनॉल एंड एनिलीन। ऐसा क्यों? तो फिनॉल और एनिलीन जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा बोलो? तो फिनॉल एंड एनिलीन के बीच में जो H बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर H बॉन्ड जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। किसकी कंपेयर में? दो फिनॉल की कंपेयर में और दो एनिलीन की कंपेयर में। यहाँ पर बनने वाला H बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो H बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से क्या हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? मोर। और इसीलिए ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी हमारी? कम आएगी। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर का टॉपिक कौन सा है अपना? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स मतलब क्या? तो कुछ लिक्विड को हम मिक्स करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, तो उसका वेपर फॉर्म और गैस फॉर्म जो डिजोल्व है अंदर और उसका जो वेपर बन रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इवन दोनों कंपोनेंट इतने मिक्स हो जाएंगे कि उसे अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर सेपरेट करने की ट्राई करें ना तब भी नहीं होगी। तो एजियोट्रॉप्स कैसे मिक्सचर है? मिक्सिंग करने पर क्या होगा? दोनों इतने मिक्स हो जाएंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं होंगे वो। जैसे कि एग्जांपल अगर ले हम तो हमारे पास 2 टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल रहे हैं। एक कौन सा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा कौन सा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल अगर लेना है तो कितना कॉन्सेंट्रेशन ले हम? 95% इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेना। तो किसका एग्जांपल है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, लेकिन 95 पर दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल कौन सा है? 68 पॉइंट नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या है? 68 पार्ट्स क्या होगा? HNO3 और 32 पार्ट्स किसके होंगे? वाटर के होंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर ले लें हम तो उसके बाद पानी और HNO3 को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, वो प्रॉपर मिक्स हो गए फिर। तो ये थी एजियोट्रॉप्स। 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट ये भी पूछ सकते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल खास याद रखना एजियोट्रॉप्स के भी। क्लियर है? स्टॉप कर दो इसे वापस। सेवन नंबर टॉपिक चैप्टर का मेन पार्ट कौन सा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज जो किस पर डिपेंड करती हो? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कितने टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास? 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या है उसका? P0 माइनस P/P0 इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला याद होना चाहिए क्लियरली। सेकंड नंबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या है उसका? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M क्या है? मोलालिटी है और KB क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। यूनिट क्लियर है इसका? ओके। थर्ड नंबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू
चलो के वी या के एफ का यूनिट यहाँ ही डिराइव कर लेते हैं हम, 1 मार्क्स का MCQ है। तो चलो के वी का निकाल देते, के एफ का निकालते हैं हम यूनिट। के एफ का यूनिट क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा TF बाई एम। टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट क्या है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, केल्विन साइलेंट कर दो पहले। किसका था, कदीर की मम्मी का होगा, वापिस आएगा, बार बार करेंगे। स्टॉप किया है, चालू है, चलो कोई बात नहीं। तो केएफ का यूनिट क्या होगा, केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो चलो क्या होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो ये इसका यूनिट है। तो डेल्टा टीबी का भी वही यूनिट है। 4 नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। सी मतलब क्या, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम RT। तो ये भी याद रखना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और उसके 4 फॉर्मूला, सभी थ्योरी 4-4 मार्क्स की थ्योरी है। ओके, सभी थ्योरी 4 मार्क्स के लिए अलग अलग पूछ सकते हैं। सबके ग्राफ क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं वो, उसका डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए, यूनिट क्लियर होने चाहिए उसके। चलो लास्ट चैप्टर का टॉपिक कौन सा था, 8 नंबर वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर मतलब क्या, आई। वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे सॉल्यूट जो अंदर जाकर सॉल्वेंट में जाकर क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोसिएटेड हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास आई की वैल्यू 3 थी। जब आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या तो आई की वैल्यू लेस देन 1। आई की वैल्यू 1 कब आ रही है, मतलब जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो ना तो एसोसिएट हो रहे हैं ना तो डिसोसिएटेड। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं शुगर डिसॉल्व कर दूं, तो शुगर जैसे ही डिसॉल्व कर रहा हूँ पानी में, C6H12O6 ले लो या सुक्रोज ले लो, तो पानी में वो वही फॉर्म में पड़ा हुआ है, पानी में उसका फॉर्म वही है, अंदर जाकर वो टूटता नहीं है। ओके, चलो आई ग्रेटर देन 1 कब होगा, मतलब ये कंडीशन क्या बोलेंगे हम, इट्स कॉल्ड दी डिसोसिएशन कंडीशन के लिए होगा ये। जैसे कि NaCl को हम जैसे ही क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टिकल तो एक था लेकिन अंदर जाकर कितने बन जाएंगे, आयंस, 2 आयंस बन जाएंगे ना। तो डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट होने के बाद इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये किसका एग्जांपल है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जांपल बोलो कौन सा है, बेंजोइक एसिड ले लो या एसिटिक एसिड ले लो, किसमें, इन बेंजीन। तो क्या होगा, 2 बेंजोइक एसिड के बीच में, 2 बेंजोइक एसिड के बीच में COOH, तो बेंजोइक एसिड के बीच में H बॉन्ड बनेगा और क्या बना लेंगे, ये डाइमर्स बना लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, डाइमर्स। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर, एक डिसोसिएशन आ रहा है और एक एसोसिएशन आ रहा है। आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमारे पास उसके अलग अलग फॉर्मूला है, बोलो कौन से फॉर्मूला, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ, स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है। सेकंड आई का फॉर्मूला कौन सा था, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव वैल्यू, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, तो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब NaCl में तो ऑब्जर्व NaCl की कैलकुलेशन वैल्यू तो क्या थी, मैं NaCl का एक ही पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ अंदर, लेकिन ऑब्जर्व क्या हो रहा है अंदर जाकर, वो तो 2 बन रहे हैं। एक और था मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल
मॉलिक्यूलर मास। अब पॉइंट समझना एक और है एमसीक्यू यहाँ पर, जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, समझना आई की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है मतलब डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है ना, अगर वन ड्रॉप की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है डिसोसिएशन में तो उस वक्त कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 से, डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन डिसोसिएशन, तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, नॉर्मल, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल। अब सॉल्यूशन में जाकर इसके मॉलिक्यूलर मास तो क्या हो गए, दोनों पार्टिकल्स के कम हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन के लिए समझना एग्जाम्पल, ओके। डिसोसिएशन में क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद एक और, अगर मान लो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, तो उस वक्त आई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो जाएंगे, 100% आयोनाइज हो जाते हैं, तो उसमें तो जितने आयंस बनते हैं वो उसकी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे कि MgCl2, MgCl2 को जैसे ही पानी में डिजोल्व करेंगे तो कितने आयन बनेंगे, 3 आयंस बन जाएंगे। तो MgCl2 कितने आयंस फॉर्म कर रहा है, 3 आयंस फॉर्म कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं अब हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं अंदर, नो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो रहे तो हमारे पास तो 2 कंडीशन है, एक डिसोसिएशन और दूसरा एसोसिएशन। तो रिलेशन देखना है हमें, आई और एसोसिएशन और डिसोसिएशन का रिलेशन क्या होगा। तो डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, एसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से। तो आई एंड अल्फा का रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या है जो डायरेक्ट हमें याद रखना है अभी, तो आई इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना अभी, और डेरिवेशन देखना हो तो वीडियो में है ही। चलो इसके बाद बीटा का फॉर्मूला क्या है, I-1/(1 - n) ओके, ये देख लेना ध्यान से। तो ये एक और फॉर्मूला याद रखोगे तुम, ये तो अल्फा और बीटा से रिलेटेड हुआ। आई से भी डायरेक्ट अगर फॉर्मूला निकालना है तो आई को सब्जेक्ट बना लो, तो उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, आई के हिसाब से अगर लिखना है तो मुझे 1 + अल्फा ब्रैकेट n-1। क्लियर है ये, कई बार आई से रिलेटेड भी फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ पर आई को सब्जेक्ट बना लो। चलो यहाँ पर आई से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा बोलो, तो 1 + बीटा तो है ही, ये n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/n-1, ओके। तो एक और फॉर्मूला याद रखना, एक और फॉर्मूला चाहिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का, के का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू C α² C माइनस वन, सॉरी C माइनस अल्फा ना, अब डाइल्यूशन है और 1 माइनस अल्फा, सॉरी, के का फॉर्मूला, के फॉर्मूला क्या है, C α² 1 माइनस अल्फा। अब मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है तो 1 की कंपेयर में उसे हम क्या लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो वहाँ से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या बनता है यहाँ पर, C α², और मुझे अल्फा का फॉर्मूला चाहिए किससे, रिलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू √k/c। तो एक और ये फॉर्मूला याद रखना, और ये है पूरा चैप्टर। क्लियर ना।